बहुत ज्यादा देखा गया है कि जो कम उम्र के लोग रहे हैं, जो 30, 35, 40 के एज के लोग थे, जिनको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, उन लोगों ने हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का सामना किया है। तो क्या इस वाली जो कोविड की जो दूसरी लहर है, इसमें ऐसा कोई डेटा या ऐसी कोई चीज है जो इस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है बजाय 40+ या 45+ के लोगों को? तो देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज है, नो योर नंबर्स। आज की डेट में सभी को अपना पल्स कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, सैचुरेशन लेवल्स कितनी है, फास्टिंग ब्लड शुगर्स कितना है, मेरा HbA1c कितना है। व्हाट कोविड इज डूइंग इज इट इज टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप प्री डायबिटिक हैं या प्री हाइपरटेंसिव हैं, सडनली आप बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स और बिकॉज ऑफ डायबिटीज, बिकॉज ऑफ कोविड पर से, शुगर्स आपकी अगर 110 पे चल रही है, वो सीधा 150 160 पे पहुंच जाएंगी। ब्लड प्रेशर अगर आपका 120/70 चल रहा है, तो सीधा जंप करके अभी 160/100 हो जाएगा। तो ये चीज जो है, और अगर कोई फुल्ली ब्लोन हाइपरटेंसिव है, तो इट कैन रिजल्ट इन एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, स्टेरॉइड की वजह से बिल्कुल एक्सट्रीम डायबिटीज या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीके में चले जाते हैं। तो ये चीज देखी गई है कि प्रोकॉग्निट स्टेट, स्ट्रेस की वजह से, एक तो स्ट्रेस है ही है, प्लस अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको हैं, तो वो आपको और ज्यादा मॉडरेट कर देते हैं और बीमारी को और बढ़ा देते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि अगर किसी को भी चेस्ट पेन घर में हो रही है, जो चेस्ट पेन का मतलब ये नहीं कि मैं अगर उंगली से बोलूं मुझे यहाँ पेन हो रही है, तो अगर आप उंगली से बता सकते हैं कि यहाँ पेन हो रही है, तो वो हार्ट का पेन नहीं होता है। हार्ट का पेन होता है, 1 या 2 किलो का वजन छाती पे आएगा, चलेंगे तो बढ़ जाएगा, बैठेंगे तो कम हो जाएगा, जॉ पे जा सकता है, गले में जा सकता है, दोनों बाजुओं में जा सकता है, घबराहट, बेचैनी, पसीना आ सकता है। अगर इस तरह के लक्षण हैं, तो घर में 300 मिलीग्राम ऑफ चुएबल एस्पिरिन जरूर रखें। एक एस्पिरिन की गोली लेने से ही आपका 22% चांस है कि आपकी जिंदगी बच जाएगी और आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। हम लोग नॉर्मल डिस्प्रिन की गोली जैसे हेडेक के लिए लेते हैं, तो घर पे एक एस्पिरिन की गोली रखना जरूरी है। वैसे 3 गोलियां होती हैं एस्पिरिन की, 300 मिलीग्राम। एक दवाई होती है क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम, उसकी 8 गोलियां। और तीसरी दवाई होती है स्टैटिन 80 मिलीग्राम की। ये 3 गोलियां, तो ये 3 गोलियां अगर आप रखेंगे, तो आपको हार्ट अटैक से बचने का चांस तकरीबन 40% हो जाता है। और आपको इट हेल्प्स यू बाय टाइम। जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, तो यही दवाइयां इमरजेंसी में दी जाती हैं, तो उस टाइम पे वहां तक हम पहुंच के फिर डायरेक्टली एंजियोग्राफी या कोई भी जो जो इसके इलाज है वो कर सकते हैं। तो हर घर में कम से कम तीनों दवाई नहीं रख सकते, तो कम से कम एस्पिरिन तो जरूर रखिए। इट में सेव योर लाइफ, इट में सेव योर फ्रेंड्स लाइफ, इट में सेव योर पेरेंट्स लाइफ। जी। डॉक्टर केवल सर, एक सवाल था इसमें कि क्या कोई ऐसा कोरिलेशन है कि जो कोविड का इन्फेक्शन होता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन मान लो 40% है या 50%, जैसे जिस तरह बढ़ता जाता है उस तरह हार्ट की दिक्कतें आना की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है? ऐसा कोई कोरिलेशन है क्या इनके बीच में? जब नहीं, ऐसा होता है कि अगर आपका स्कोर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन सीवियर है। तो उस सीवियर इन्फेक्शन के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि आपकी बॉडी की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन भी सीवियर होगी, अनटिल अनलेस आप ट्रांसप्लांट के लिए पोस्ट मेडिकेशन खा रहे हैं, इम्यूनो सप्रेशन, या किसी और कारण से इम्यूनो सप्रेशन या एंटी कैंसर ड्रग ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं तो बॉडी की रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी जितना सीवियर आपको इन्फेक्शन होगा। तो उस इन्फेक्शन में होता क्या है कि आपको जो क्लॉट बनेंगे वो उतने ही बड़े बड़े क्लॉट बनेंगे। तो उसका जो जो क्लॉट अगर हार्ट में जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर यही क्लॉट अगर आपके हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे, जो कि आजकल जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, लंग के अंदर बड़ा अच्छा मतलब बहुत बड़ा, आई वुड से बहुत बड़ा क्लॉट बन जाता है, जिसको सैडल एम्बोलिज्म बोलते हैं। इसके कारण भी बहुत डेथ हो रही है, जिसको पल्मोनरी हम क्लॉट निकाल देते हैं, या तो कार्डियोलॉजी वाले कैथ लैब के जाके अपनी कैथ से वो यूरोकाइनेस, जो भी स्ट्रेप्टोकाइनेस, उनसे देख के निकालते हैं, या फिर इसको सर्जिकली निकालना होता है। तो जैसे इस समय कई केस ऐसे हैं ना कि जो कोविड के पेशेंट थे वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई, तो क्या कोई प्री 7वें या 8वें दिन कोई ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डॉक्टर ये जज करने की कोशिश करते हैं कहीं इन्हें हार्ट तक इन्फेक्शन तो नहीं पहुंच रहा, या क्लॉट तो नहीं हो रहा है, या इनको हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी तो नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस होती है क्या? ऐसा होता है कि अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, तो जिसको डीवीटी बोलते हैं, क्लॉट बन जाते हैं पैरों में, सबसे पहले मोस्ट कॉमनली वही बनते हैं। आपकी थाई में या आपके पैरों में, लेग्स में क्लॉट्स बनने लग जाते हैं। यही क्लॉट बहुत बार वीनस सिस्टम के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं। तो डेथ हार्ट की 2 तरह से होती है। एक तो ये लंग्स में जाने से लंग में क्लॉट बन गया, तब हो सकते हैं। और दूसरा, ये अगर आर्टेरियल क्लॉट बन गए, जैसे कि आजकल बहुत सारे इमेजिंग जो हो रही है, उसके अंदर ये भी देखा गया है कि एओर्टा के अंदर
15-20 जगह पे क्लॉट है अलग अलग, आर्टरीज में अलग अलग जगह पे बहुत सारे क्लॉट्स बन गए हैं। और अगर ऐसे सेम हार्ट भी तो वेसल ही है बड़ी, उसके अंदर अगर या हार्ट की जो वेसल्स के अंदर कॉर्नरीज में अगर वो क्लॉट जाता है तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। बट इट्स वेरी कॉमन, इवन इफ यू आर फाइन, यू आर कमिंग लाइक टू द हॉस्पिटल जस्ट फॉर द चेकअप एंड यू डोंट इवन नो कि तुम्हारे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इमेजिंग में पता लगता है कि इनके तो बहुत जगह पे क्लॉट है, जस्ट सिम्टम नहीं आए हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो जो कोविड पेशेंट है जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो ऑलरेडी ठीक होने की कगार पे, तो उसको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए अपने साथ में, और बाकी उसके फैमिली मेंबर्स को किन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उन्हें समझ में आए कि हाँ यहाँ कुछ स्थिति गड़बड़ हो सकती है हार्ट से रिलेटेड, कुछ ऐसा बता सकते हैं क्या आप? इसमें सर सबसे पहले तो, अच्छा सॉरी आप सर बता दीजिए। नहीं आप बताइए। एक तो क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन होता है, लंग्स को एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। जो भी बचा हुआ लंग है, मान लो इवन 70-80% लंग इज गुड, तो आप उस लंग को एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, क्योंकि लंग अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हार्ट की तरह। आपकी चेस्ट जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जो लंग को मतलब कम ज्यादा करवाती है। तो आपको लंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट की एक्सरसाइजेस करना, सांस लेने की, लंबा सांस लेने की, थोड़ा दौड़ने की। दूसरा, पेशेंट को थोड़ा बहुत ब्रिस्क वॉकिंग या रन करना चाहिए कि उसको डीवीटी, जो मैंने आपको बताया ना पैरों में क्लॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रोकोगुलेंट स्टेट होती है, चाहे आप ठीक होकर चले भी गए तो भी वो प्रोकोगुलेंट स्टेट में रहता है। तो वो डीवीटी ना हो या उससे क्लॉट बन के कहीं और ऊपर ना जाए, तो उसको पैरों की एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। जैसे हॉस्पिटल में तो उसको पैरों में पंप लगा देते हैं कि वो अपने आप ऐसे पंपिंग करता है, लेकिन घर जाके तो उसको अपनी करनी पड़े। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जी अमित सर ने बताया कि बेसिकली आप पेशेंट्स शुड नो देयर सिम्टम्स। जैसे अगर कोई सिम्टम्स इस तरह के हो रहे हैं जो मैंने जैसे बताया, चेस्ट पेन हो रही है, 1-2 किलो का वजन छाती में आ रहा है, यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि यहाँ दर्द है यहाँ दर्द है, या पल्स में वेरिएशन हो रही है, नो योर नंबर्स। आपको पल्स, जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर पता है वैसे ही आप आपको अपना पल्स का, ब्लड प्रेशर कितना है, सैचुरेशन कितना है, अगर डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना है, आपका लिपिड्स कैसा है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि कोविड की वजह से भी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी, स्टेरॉइड्स की वजह से भी ये चीजें जो है बिल्कुल हेवाय होने लगे हो जाएंगी। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं वो बद से बदतर हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट की पल्स फ्लक्चुएट कर रही है, तो अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, उससे जाके एटलीस्ट अपना बेसिक ईसीजी कराएं, एको एक अल्ट्रासाउंड होता है हार्ट का वो कराइए, तो जिससे आधी से ज्यादा बीमारियां सामने आ जाएंगी। ईएलआर या होल्टर जैसे मैंने बताया कि अगर धड़कन की महसूस हो रही बीमारी तो वो कराइए, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस विल सेव यू। और साथ में प्रिवेंशन में फैक्टर्स में मैंने जैसे बताया कि ये एटलीस्ट एस्पिरिन की गोली तो कम से कम घर पे रखिए, अगर बाकी वो तीनों लोडिंग डोज की गोली रख सकते हैं तो नथिंग लाइक। तो ये सब चीजें अपने वॉच करते रहिए सिम्टम्स को। और जैसे सर ने बताया एक्सरसाइजेज में व्हाट आई रूटीनली, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट रूटीनली जैसे सर ने बताया कि लंग्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उसमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जैसे स्पायरोमीटर हो गया या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हो गए, कि भाई अपनी सांस लेके रोकें, आपस में फैमिली मेंबर्स देखें और अपने आप जो है सांस रोकने का वो करें। अगर तो आप 35 सेकंड से ज्यादा सांस रो सकते हैं तो इसका मतलब आपका सीटी स्कैन नॉर्मल ही होगा। तो अगर आप 35 सेकंड इज मोर देन आइडियल, एंड एटलीस्ट मोर देन 25 सेकंड इज ऑप्टिमल। 25 सेकंड से नीचे हैं तो एटलीस्ट वो नापते रहिए। सिमिलरली थोड़ा 6 मिनट वॉक टेस्ट हम लोग बोलते हैं, तो एटलीस्ट वो नापिए कि 6 मिनट वॉक टेस्ट में कितनी देर में मैं कर रहा हूँ, मेरी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप तो नहीं हो रही है 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद। तो ये आपस में फैमिली मेंबर्स ये सब इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं एक एक्टिविटी, और आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। अगर तो ये वैल्यूज नीचे गिर रही हैं, आपका सीआरपी लेवल ऊपर जा रहा है या आपके डी डायमर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब खतरे की घंटी है। और जरूरी नहीं है कि बिकॉज सीटी स्कैन क्या होगा, सीटी स्कैन आप पहली बार करेंगे, लेट अस से यू डू अ सीटी स्कैन ऑन डे 7 और डे 10, और वर्सेस यू डू अ सीटी स्कैन, उसके सेकंड सीटी स्कैन आप अगर इंप्रूवमेंट हो भी रही होगी तो दूसरा सीटी स्कैन में पिक्चर और खराब आएगी। तो इट इज मोर ऑफ योर क्लिनिकल सिम्टम्स विच आर देयर। अगर क्लिनिकल सिम्टम्स ठीक जा रहे हैं तो कोई आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अपने नंबर्स देखते रहिए, बिकॉज यू विल प्रिसाइजली नो योर ओन बॉडी। तो ये बहुत जरूरी है, जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है कोविड में। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोविड रिलेटेड काफी जरूरी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम फिर मुलाकात करेंगे नए विषय के साथ, हम फिर हाजिर होंगे, नए विषय को लेकर आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे।
हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। नमस्कार।